नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल नो बेसिक्स में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे साइमन कमीशन के बारे में, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट के बारे में और फिर जीना के द्वारा 14 सूत्री फॉर्मूला जो दिया गया था उसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो कमीशन आया, साइमन कमीशन आया भारत में, तो इसके पीछे के कारण क्या थे वो हम जानते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको पता है कि 1919 में भारत शासन अधिनियम लाया गया था और उस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि भारत में एक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था होगी। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। साथ में ये भी प्रावधान था कि 10 साल के बाद में एक कमीशन गठित किया जाएगा और वो कमीशन इस बात की जांच पड़ताल करेगी कि भारत में जो उत्तरदायी शासन व्यवस्था स्थापित की गई है उसकी प्रगति कैसी है और कितनी है। इस बात की समीक्षा करने के बाद वो कमीशन रिपोर्ट देगी और उसी के आधार पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो कमीशन जो है वो 10 सालों के बाद गठित होना था। तो इसके अनुसार से जो कमीशन गठित करने का टाइम जो होता है वो 1931 में हो पड़ता है, अर्थात कि कमीशन जो गठित होनी थी वो 1931 में होनी थी। लेकिन भारत में और इंग्लैंड की कुछ राजनीतिक परिस्थितियां इस तरीके से डेवलप होती है कि कमीशन को समय से पूर्व ही गठित कर दिया जाता है। अब इसके पीछे के दो महत्वपूर्ण कारण होते हैं। पहला कारण होता है जो कि भारत से जुड़ा हुआ होता है। भारत से जुड़ा हुआ जो सबसे प्रमुख कारण है वो है स्वराज पार्टी। आपको पता है, जैसा कि पीछे की वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया कि स्वराज पार्टी 1923 के चुनाव में हिस्सा लेती है और प्रांतीय और केंद्रीय मंत्रिमंडल स्थानीय निकायों में वो अपना पहुंचते हैं उसके सदस्य, और वहां पे पहुंचकर वो सरकार को काउंटर करती है। सरकार को इस तरीके से स्वराज पार्टी काउंटर करती है कि सरकार का कामकाज लगभग ठप हो जाता है। स्वराज पार्टी का रवैया असहयोगात्मक होता है। महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था उसी नीति को अपनाते हुए वो विधानमंडल में वही तरीका अपनाते हैं कि सरकार के साथ असहयोग का रवैया अपनाते हैं। और अंग्रेजों को ये बात बहुत अच्छे से पता था कि भारत पर शासन बिना भारतीयों के सहयोग के संभव नहीं है और भारतीय भी ये बात अच्छी तरीके से जानते थे। तो इसलिए असहयोग की नीति अपनाई जाती है और ब्रिटिश शासन को भारत में शासन चलाना मुश्किल हो जाता है। सरकार लगभग पंगु बन जाती है। तो वैसी स्थिति में सरकार और स्वराज पार्टी के बीच में एक समझौता होता है। उस समझौते के तहत दो बातें मानी जाती है। एक है कि गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो गोलमेज सम्मेलन तो वो बाद में आयोजित होते हैं लंदन में। जैसा कि आप जानते हैं 1930, 31, 32 तीन गोलमेज सम्मेलन हुए। उसके बारे में हम बाद में आएंगे, बाद की वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके बाद एक कमीशन गठित करने की बात होती है। तो जो कमीशन गठित करने की बात होती है वो कमीशन साइमन कमीशन के रूप में ही सामने आया। इंग्लैंड की परिस्थिति ये थी कि इंग्लैंड में जो आम चुनाव होने थे, नेक्स्ट जो आम चुनाव होने थे वो 29 में प्रस्तावित था, अर्थात 1929 में चुनाव प्रस्तावित थे। तो वैसी स्थिति में ये संभावना थी कि कमीशन को गठित करने में ज़्यादा समय लग जाए या देरी हो जाए, और भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी उसके अनुसार से आंदोलन का एक खतरा मंडरा रहा था। तो ऐसी स्थिति में इंग्लैंड की संसद ये निर्णय लेती है कि कमीशन को पहले ही गठित कर दिया जाए। उस समय वहां पे लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी और एक कंजर्वेटिव पार्टी, तीन मुख्य पार्टियां होती हैं और उन्हीं तीन पार्टियों के सदस्यों को चुनकर एक कमीशन बनाया जाता है। 7 सदस्यों की कमेटी बनती है जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं सर जॉन साइमन, और उन्हीं के नाम पे इस कमेटी या इस कमीशन का नाम दिया गया साइमन कमीशन। अब इसके जो 7 सदस्य थे वो अंग्रेज ही थे।
इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया। और भारतीयों का विरोध जो था इसी बात का था कि भारत में उत्तरदायी शासन की समीक्षा होनी थी, प्रगति पे समीक्षा होनी थी, और इसमें भारतीयों को ही शामिल नहीं किया गया है। तो इसी आधार पे भारतीयों ने इस साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया। अब इसके लिए जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां होती है उसकी रणनीति अलग अलग होती है। जैसे कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है 1927 में ही मद्रास में वार्षिक अधिवेशन होता है और उसकी अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर अंसारी। उस कांग्रेस अधिवेशन में, मद्रास के कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया जाता है, उसके विरोध का निर्णय लिया जाता है। इसी प्रकार से अन्य पार्टियों की क्या स्थिति होती है उसको भी देख लेते हैं। तो लगभग भारत की जितनी भी पार्टियां थी सारी पार्टियां जो है साइमन कमीशन के विरोध का निर्णय लेती है। जैसे कि मुस्लिम लीग भी निर्णय लेती है, कम्युनिस्ट पार्टी निर्णय लेती है, अलग अलग जो छोटी मोटी जितनी पार्टियां थी वो उसके विरोध का निर्णय लेती है। लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी भी थी जो कि साइमन कमीशन का समर्थन करती है। वो पार्टियां कौन कौन सी है ये महत्वपूर्ण भी है, देख लेते हैं। एक है यूनियनिस्ट पार्टी। ये पंजाब में एक पार्टी होती है और ये मुख्यतः जमींदारों का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये यूनियनिस्ट पार्टी साइमन कमीशन का समर्थन करती है। उसके बाद में एक जस्टिस पार्टी होती है मद्रास में, जो कि हरिजनों से जुड़ी हुई संस्था होती है। उसके बाद अंबेडकर के द्वारा स्थापित डिप्रेस्ड क्लास पार्टी होती है, ये भी साइमन कमीशन का समर्थन करती है। अब इसमें अंबेडकर का कहना यह होता है कि हम पहले अंग्रेजों की बातों को सुन ले, उन्होंने क्या प्रस्ताव दिया है उसको हम जान ले, ऐसे ही हम इसका विरोध क्यों करें। उनकी एक अपनी सोच थी जो कि अपनी जगह पे वो सही भी था। उसके बाद मुस्लिम लीग इस मामले में दो फाड़ में लगभग बट जाती है। एक जो गुट था साइमन कमीशन के विरोध का निर्णय लेती है और वो उस गुट का नेतृत्व कर रहे थे मोहम्मद अली जीना। दूसरा एक गुट था जो कि समर्थन कर रहा था साइमन कमीशन का और उसके नेता होते हैं मोहम्मद शफी। तो इस प्रकार से साइमन कमीशन के मुद्दे पे अलग अलग पार्टियों में कुछ मतभेद उभरते हैं और कुछ पार्टियां समर्थन करती हैं, कुछ पार्टियां जो है सो बिल्कुल ही विरोध करती हैं। ज्यादातर पार्टियां विरोध ही करती है। अब साइमन कमीशन जो स्थापित हुआ था वो 8 नवंबर 1927 को स्थापित हुआ था और 3 फरवरी 1927 को ये भारत आती है। सॉरी, यहाँ पे 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। सबसे पहले यह मुंबई पहुंचता है यह कमीशन। वहां पे काला झंडा दिखलाया जाता है, बहिष्कार होता है, आंदोलन होता है, बड़े पैमाने पे इसका विरोध होता है। उसके बाद बंबई के बाद कमीशन जो है सो दिल्ली पहुंचती है। दिल्ली में सेंट्रल असेंबली की ये हिम्मत नहीं होती कि इस कमीशन का स्वागत किया जाए, इतना तीव्र विरोध था जनता का। उसके बाद ये कमीशन लाहौर पहुंचती है और लाहौर में भी इसका उसी तरीके से बहिष्कार होता है, आंदोलन होता है, काले झंडे दिखलाए जाते हैं और लाहौर में स्थिति इतनी ज्यादा विस्फोटक हो जाती है कि लाहौर के जो एएसपी होते हैं सैंडर्स, उन्होंने भीड़ पे लाठी चार्ज करने का आदेश जारी कर दिया और उसी लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय को चोट लगती है सर पे और वो घायल हो जाते हैं और अंततः 1 महीने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो लाहौर में इतना तीव्र विरोध हुआ था। तो लाहौर में जो विरोध हो रहा था उसमें लाला लाजपत राय मुख्य रूप से नेतृत्व प्रदान करते हैं और साथ में भगत सिंह के द्वारा स्थापित नौजवान सभा जो थी वो विरोध में लाला लाजपत राय का भरपूर सहयोग कर रही थी। लाहौर के बाद यह देश के अन्य भागों में भी पहुंचता है, जैसे लखनऊ, पटना। देश के जिस हिस्से में भी ये कमीशन जाती है स्टडी करने के लिए, रिपोर्ट इकट्ठा करने के लिए, हर जगह इसे काला झंडा दिखलाया जाता है, हर जगह इसका हुटिंग किया जाता है, हर जगह पे बहिष्कार किया जाता है। साइमन
गो बैक के नारे लगते हैं, तो साइमन कमीशन वापस जाओ, हर जगह यही नारे पूरे देश में लगते हैं। लेकिन साइमन कमीशन भी इतनी, इसके सदस्य जो हैं वो ढीठ होते हैं कि वो पूरे भारत भर में वो घूमते हैं और अपना एक मंतव्य बनाते हैं। सरकार उत्तरदायित्व शासन से संबंधित जो उन्हें रिपोर्ट सौंपना था उसका वो स्टडी करते हैं, और इवन की वो 2 बार भारत की यात्रा करते हैं। एक बार यात्रा करके वो रिपोर्ट लेते हैं, फिर वो इंग्लैंड जाते हैं, वहाँ से वापस फिर लौट कर आते हैं और फिर से स्टडी करते हैं और अपनी एक रिपोर्ट देते हैं। अब इस रिपोर्ट में क्या था, तो भारत में संवैधानिक सुधारों से संबंधित रिपोर्ट देना था, इस कमीशन को सिफारिश करना था। तो इसने क्या क्या सिफारिशें की वो हम देख लेते हैं। तो पहली जो सिफारिश थी कि भारत में संघीय शासन होना चाहिए। संघीय शासन का मतलब कि केंद्र के स्तर पे एक सरकार होनी चाहिए, राज्य के स्तर पे भी एक सरकार होनी चाहिए। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया जाना चाहिए, जैसा कि भारत शासन अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन का प्रावधान था, तो उसे समाप्त करने की इसने सिफारिश की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत के स्तर पे एक मुख्य उच्चतम न्यायालय होना चाहिए, ऐसा इसने सिफारिश किया। और वो उच्चतम न्यायालय केंद्र सरकार के अधीन होना चाहिए, और केंद्र सुप्रीम कोर्ट के संचालन से संबंधित जो भी नीति और नियम जो हैं वो केंद्र की सरकार ही बनाए, ऐसा इसने बतलाया। बर्मा को भारत से अलग करने की बात कही गई। सिंध को बंबई से अलग करके एक अलग राज्य बनाने की बात की गई। उसके बाद भारत को केंद्रीय असेंबली में प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए, भारतीयों को केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल में प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए, ऐसा साइमन कमीशन के रिपोर्ट में कहा गया था। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि भारतीयों का विरोध बहुत ज़्यादा किया गया था, तो उन्होंने ऐसी सिफारिश की थी। वायसराय की शक्ति में वृद्धि करने की भी इसने सिफारिश की थी, और साथ में ये भी कहा गया था कि 10 साल के बाद फिर से एक आयोग गठित किया जाना चाहिए, और वो आयोग उस समय की स्थितियों की समीक्षा करके आगे के संवैधानिक विकास किस तरीके से हो उसकी वो सिफारिश करेगा। ये सारी चीजें इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट में बतलाई गई। तो भारतीयों ने जाहिर सी बात है इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया। जब भारतीयों ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार किया तो उस समय के जो भारत सचिव थे उनका नाम है बर्केनहेड। बर्केनहेड उन्होंने भारतीयों को चुनौती दी कि अगर भारतीय सर्वसम्मति के साथ अगर किसी प्रारूप को, कोई संवैधानिक प्रारूप को लेकर आते हैं तो उस प्रारूप को हम मान लेंगे। तो इतनी बड़ी चुनौती दी भारत सचिव ने, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत जो है एक बहुआयामी देश है, यहाँ पे अलग अलग वर्ग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, सांस्कृतिक विविधता है, तो उसमें एकता बनाना और एक सर्वसम्मति बनाना बहुत मुश्किल है। इसी को ध्यान में रखकर वो उन्होंने ये चुनौती दी थी। और दूसरी, अंग्रेजों की शुरू से ये नीति रही थी कि फूट डालो और शासन करो, और मुस्लिम लीग कुछ हद तक अंग्रेजों से मिलकर शुरू से ही चल रही थी। खिलाफत आंदोलन के समय से वो अलग हुई थी उनसे, लेकिन फिर से एक मुस्लिम लीग का जुड़ाव कांग्रेस के साथ हो रहा था। इसके अलावा कई पार्टियां ऐसी थी भारत में, जैसे कि जमींदारों से जुड़ी हुई पार्टियां, देसी रियासतों के हितों का संरक्षण करने वाली पार्टियां, या कुछ वर्ग ऐसे थे जैसे कि मद्रास में जस्टिस पार्टी थी। तो ये सब पार्टियां जो थी एक तरीके से अंग्रेजों की पिछलग्गू पार्टी थी। तो इसी कारण से भारत सचिव को ये लगा कि यहाँ पे भारत के लिए एक संविधान निर्माण के लिए कोई एक सर्वसम्मत प्रारूप तैयार करना बहुत मुश्किल है। जब ये चुनौती दी गई तो कांग्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार किया
और एक नेहरू रिपोर्ट लाया जाता है 1928 ईस्वी में। कांग्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार किया कि वो एक सर्वसम्मत संवैधानिक प्रारूप प्रस्तुत करेगी। कांग्रेस ने चैलेंज को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन ये काम काफी मुश्किल था। अब इसके लिए कांग्रेस क्या करती है कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाती है, सभी दलों की बैठक आयोजित होती है दिल्ली में। उसमें 29 पार्टी जो है वो भाग लेते हैं। ये बैठक 28 फरवरी 1928 को आयोजित की गई थी दिल्ली में और 29 पार्टी भाग लेती है। सर्वसम्मति नहीं बन पाता है, जैसा कि जाहिर था, पहले से ही यह आशंका थी कि राजनीतिक दलों के बीच में सर्वसम्मति नहीं बन पाएगी और ऐसा ही होता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि फिर से एक बैठक होती है मई 1928 में ही, और ये बैठक आयोजित होती है बंबई में। अब इसकी अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर अंसारी और इसमें कम पार्टियां भाग लेती हैं। या ये भी था कि कम पार्टियों को आमंत्रित किया जाता है, क्योंकि कांग्रेस ये रणनीति तैयार करती है कि ज्यादा पार्टियों को अगर एक साथ बुला लिया जाएगा तो वो सर्वसम्मति नहीं बन पाएगी। तो ऐसी स्थिति में यह निर्णय लिया जाता है कि कम पार्टियों को बुलाया जाए और एक कमेटी को गठित करके पहले एक प्रारूप तैयार किया जाए और वो प्रारूप सभी राजनीतिक दलों के बीच में रखा जाए और उसके बाद सर्वसम्मति बनाने की कोशिश की जाए। तो कांग्रेस की ये रणनीति होती है। अब उसके लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक 9 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है। इस कमेटी के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू बनाए जाते हैं और सचिव बनाए जाते हैं जवाहरलाल नेहरू, अर्थात बाप बेटे अध्यक्ष और सचिव बनते हैं। इस कमेटी के जो अन्य सदस्य होते हैं वो होते हैं तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, एम.एन. जोशी, अन्य भी सदस्य होते हैं। 1 जुलाई 1928 को रिपोर्ट कांग्रेस को सौंपी जाती है और फाइनली 10 जुलाई को रिपोर्ट सौंप दिया जाता है। फाइनल रिपोर्ट आता है और इस रिपोर्ट को मोतीलाल नेहरू ने अपनी हाथों से लिखा था और इसमें उनका सहयोग किया था तेज बहादुर सप्रू ने। तो नेहरू रिपोर्ट को बनाने में 2 लोगों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी, एक थे मोतीलाल नेहरू और दूसरे थे तेज बहादुर सप्रू। अब जो रिपोर्ट बनाई गई उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए तो वो ध्यान दीजिए। वो प्रावधान जो थे, जो आज का संविधान भारत का देखते हैं, हमारे संविधान में जो जो प्रावधान किए गए हैं लगभग वो सारे प्रावधान नेहरू रिपोर्ट में किए गए थे। तो क्या क्या प्रावधान किए गए थे वो देख लेते हैं। पहले स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी कि भारत एक स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट होगा। दूसरा संघीय शासन की सिफारिश की गई थी, अर्थात केंद्र में एक सरकार और राज्यों के स्तर पे दूसरी सरकार। उसके बाद द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदन मतलब जैसा कि लोकसभा और राज्यसभा आप देखते हैं तो ये द्विसदनीय व्यवस्था है, तो इसी की सिफारिश की गई थी। उसके बाद मजबूत केंद्र की कल्पना की गई थी कि केंद्र और राज्य में जो शक्ति का बंटवारा होता है उसमें केंद्र जो है सो वो मजबूत होना चाहिए। मजबूत केंद्र का मतलब है कि अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र के हाथों में होनी चाहिए। उसके बाद अन्य भी जो शक्तियां जो होती हैं मजबूत देश के लिए वो केंद्र में निहित होनी चाहिए। प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करने की सिफारिश की गई और गवर्नर जनरल या वायसराय को कह लें कि वायसराय को सिर्फ एक संवैधानिक प्रमुख बनाने की सिफारिश की गई थी। तो यहाँ पे वायसराय शब्द का प्रयोग किया गया है। तो पहले के वायसराय और आज के हमारे राष्ट्रपति दोनों एक समान है। तो कह ले तो आज राष्ट्रपति जो है हमारे यहाँ वो एक संवैधानिक प्रमुख ही हैं। तो उसी बात की सिफारिश की गई थी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व खत्म करने की बात की गई थी। 1909 के भारत शासन अधिनियम में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था और 1919 में इसे और भी बढ़ाया गया था। पहले मुस्लिमों को दिया गया था, बाद में इसे सिख और मद्रास में कुछ पिछड़ी जातियां
और निम्न जातियों को जो है दिया गया था, इसमें शामिल किया गया था। तो उसे समाप्त करने की सिफारिश की गई। सुप्रीम कोर्ट की एक वकालत की गई थी कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, उस बात की भी सिफारिश की गई। नागरिकता को परिभाषित किया गया था। 19 तरह के फंडामेंटल राइट्स अर्थात कि मूल अधिकारों की बात की गई थी और वयस्क मताधिकार की बात की गई थी। और यहाँ पे जो वयस्क मताधिकार की जो उम्र सीमा रखी गई थी वो 21 वर्ष रखी गई थी, अर्थात न्यूनतम उम्र जो है वो 21 वर्ष होना चाहिए। सिंध को अलग राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए और उड़ीसा को भी अलग राज्य बनाया जाना चाहिए। इतने सारे प्रावधान इस नेहरू रिपोर्ट के द्वारा सिफारिश किए गए थे। जब ये प्रावधान लेकर आया जाता है तो इसका भी विरोध होता है। जवाहरलाल नेहरू ही इसका विरोध करते हैं। अन्य पार्टी भी जैसे मुस्लिम लीग भी इसका विरोध करती है और अन्य भी पार्टियां विरोध करती है। जवाहरलाल नेहरू के जो विरोध का मुख्य कारण था कि वो पूरी तरीके से पूर्ण स्वराज पे अडिग थे, पूर्ण स्वतंत्रता की वो बात कर रहे थे। डोमिनियन स्टेट की जो कल्पना थी वो उन्हें पच नहीं रही थी। तो ऐसी स्थिति में जवाहरलाल नेहरू अपने साथ सुभाष चंद्र बोस को लेते हैं और वो निकल जाते हैं इससे, अर्थात कि जो ये कमिटी बनी थी उस कमिटी से वो बाहर हो जाते हैं और दोनों मिलकर ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग बनाते हैं। अब जो नेहरू रिपोर्ट है इसको अगर आप बारीकी से देखेंगे तो आज का जो हमारा संविधान है उसमें सारे प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं और नेहरू रिपोर्ट को ही शामिल करके 1935 का भारत शासन अधिनियम लाया गया था और 1935 के बहुत सारे प्रावधान, 2/3 प्रावधान हमारे संविधान में शामिल किए गए। लेकिन जो हमें इतिहास पढ़ाया जाता है तो ये बतलाया जाता है कि 1935 का भारत शासन अधिनियम ही जो है सारे वो जो ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया है उसे ही हमारे संविधान में शामिल कर लिया गया है। लेकिन ये कभी नहीं बतलाया गया कि नेहरू रिपोर्ट की जो बातें थी वो सारे भारत शासन अधिनियम में शामिल किए गए थे। तो इसलिए नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का पूर्वगामी भी कहा जाता है या इसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। फाइनली क्या होता है कि नेहरू रिपोर्ट को सारी पार्टियां स्वीकार नहीं करती है तो अंततः अंग्रेजों के द्वारा भी इसे अस्वीकार कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना सामने आते हैं और वो कहते हैं कि मैं अपनी ओर से एक फॉर्मूला बनाऊंगा और उसे प्रस्तुत करूंगा। और वो जिन्ना फॉर्मूला के रूप में जिसे जिन्ना का 14 सूत्री फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है, मई 29 में लेकर आते हैं। इसमें इन्होंने क्या कहा, जिन्ना रिपोर्ट में क्या क्या बात कहा गया, इसमें सबसे पहले बात ये कही गई कि नेहरू रिपोर्ट जो है वो मुस्लिम विरोधी है, मुस्लिम हितों का इसमें ध्यान नहीं रखती है। तो यहाँ पे जिन्ना के बर्ताव में, व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। पहले जो जिन्ना थे वो पूरी तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए एक अगुवा नेता के रूप में शामिल थे और बढ़ चढ़कर वो स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा ले रहे थे। लेकिन यहाँ से इनका बदलाव शुरू होता है, उनके व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू होता है। नेहरू रिपोर्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरी तरीके से सेकुलर नेचर का था, धर्मनिरपेक्ष नेचर का था। लेकिन जिन्ना जो है वो सिफारिश क्या करते हैं, वो क्या मानते हैं कि नेहरू रिपोर्ट मुस्लिम विरोधी है, मुस्लिमों के हित का ये संरक्षण नहीं करती है। तो मुस्लिम हित की बात इन्होंने की और उसको प्राथमिकता दिया और उसी के आधार पे अपना फॉर्मूला बतलाया। मूल जो बातें थी वो क्या क्या थी कि इनका जो विरोध था नेहरू रिपोर्ट के साथ, नेहरू रिपोर्ट में मजबूत केंद्र की बात की गई थी। इनका मानना था कि नहीं, मजबूत प्रांत होना चाहिए और प्रांतों को स्वायत्तता मिलनी चाहिए और अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो राज्यों के पास में होना चाहिए, प्रांतों के पास में होना चाहिए। उसके बाद अल्पसंख्यकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व इन्होंने मांगा। मुस्लिमों के लिए इन्होंने कहा कि
1/3 हिस्सा मिलना चाहिए, अर्थात प्रतिनिधित्व उन्हें केंद्रीय विधानमंडल में, प्रांतीय विधानमंडल में 1/3 सीट की मांग की। पृथक निर्वाचन की बात इन्होंने अस्वीकार कर दिया था नेहरू रिपोर्ट में। जिन्ना ने पृथक निर्वाचन की बात को स्वीकार किया। धार्मिक स्वतंत्रता की बात भी जिन्ना ने कही। मुस्लिम आरक्षण की बात की। मुस्लिम आरक्षण अर्थात मुस्लिमों को हर एक संस्था में आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसा इन्होंने अपने फॉर्मूले में कहा। उसके बाद बंगाल, पंजाब, बलूचिस्तान का संवैधानिक सुधार होना चाहिए। अर्थात जिन्ना ने जो अपना फॉर्मूला दिया उसमें पूरी तरीके से सिर्फ मुस्लिम हितों की बात की गई और मुस्लिमों के लिए अधिक से अधिक अधिकारों की मांग उन्होंने की इस फॉर्मूले के माध्यम से। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना क्या करते हैं कि अपनी रिपोर्ट को लेकर वो लंदन चले जाते हैं और वहां पर डट कर बैठ जाते हैं, अंग्रेजों को जाकर अपना वो रिपोर्ट दिखलाते हैं। और फाइनली होता क्या है कि जब गोलमेज सम्मेलन आयोजित होता है तो उसमें अपनी रिपोर्ट को रखा जाता है। अंग्रेज इसको देखकर खुश होते हैं, वो नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर देते हैं, लेकिन जो जिन्ना की जो कई बातें जो हैं वो स्वीकार करते हैं। और आगे जाकर आप देखेंगे कि 1932 में मैकडोनाल्ड पंचाट नाम से एक सांप्रदायिक पंचाट के नाम से भी जाना जाता है, एक फॉर्मूला लाया था रैमजे मैकडोनाल्ड ने, तो उसको हम आगे की वीडियो में देखेंगे। और ये गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम लीग की बातों को बढ़ावा दिया जाता है और ऐसा अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो वाली नीति के तहत ही उन्होंने किया था कि मुस्लिम लीग को वो बढ़ावा दे रहे थे, उनकी मांगों को वो प्राथमिकता देते थे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों और स्टूडेंट्स के बीच में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर से बजा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड किए जाएं उसकी सूचना आपको तुरंत से मिल जाए। फिर से मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।